Day before yesterday we have started fifth chapter, that is forms of market. उसमें अभी तक आप अगर देखेंगे तो पहले हमने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंट के नोटबुक अंदर रख दो, अब अकाउंट की प्रॉब्लम अंदर रख दो, है ना। पहले मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारा हो गया था। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पढ़ रहे थे, उसमें पहला हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हमने पढ़ा था, दैट इज एन इमेजिनरी और आइडियल मार्केट ऐसा हमने बोला था। ऐसे मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, they are selling homogeneous product at uniform price without any restriction and both the buyer and seller have perfect knowledge about the market, ऐसा हमने बोला था। उसके हमने फीचर्स देखे थे, उसका मेमोरी देखा था हमने हाफ स्पिन। अब देखिए उसके बाद अपना हुआ था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कल मैंने आपको बताया था हाउ द प्राइस इज डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कल एक ये टेबल देखा था अपन ने, ये टेबल पर से हमने ये देखा था कि प्राइस कैसी डिटरमाइन होगी, उसकी एक ग्राफ भी कल हमने निकाली थी अगर आपको याद होगा तो। और हमने एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली थी दैट इज ₹14 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली थी दैट इज 300। इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोले तो क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस बोले तो जहां डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाते हैं जी, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोले तो ऐसी क्वांटिटी है जहां डिमांड और सप्लाई सेम हो जा रहे हैं, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद आपको याद होगा तो कल हम आकर रुके थे, देखिए व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अभी मार्च 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा गया है ना। तो देखिए क्या बोला हुआ है, द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो व्हिच मींस सिंगल एंड पोली मींस सेलर। अंडरलाइन कीजिए, इट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो और पोली। मोनो का मीन सिंगल और पोली का मतलब क्या होता है जी, सेलर होता है, ठीक है। आगे क्या बोला देखिए, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच, अंडरलाइन कीजिए, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट ऑफ मार्केट सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बोल तो मार्केट में बेचने वाला एक ही बंदा है, उसका सप्लाई पर पूरा कंट्रोल है और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। पूरा ध्यान इधर, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला है मैंने कि ऐसा मार्केट कंडीशन है जहां पर प्रोडक्ट बेचने वाला एक ही बंदा है, मोनो बोलते सिंगल और पोली बोलते सेलर। बेचने वाला एक ही बंदा है, उसका सप्लाई पर पूरा कंट्रोल है एक ही बंदा होने की वजह से, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है बोलते उसको चला जवळचा पर्याय या उसको नजदीक का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है क्या जी, नहीं है। आपको या तो वो प्रोडक्ट उससे ही परचेस करना पड़ेगा, बराबर है, या तो आपको विदाउट वो प्रोडक्ट रहना पड़ेगा, उसको कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला देखिए, अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, मोनोपोली रेफर टू सिंगल फर्म which has control over the supply of a product which has no close substitute। बोलते ये ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां बेचने वाला एक ही है, उसका सप्लाई पे कंट्रोल है और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको नजदीक का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है क्या, अल्टरनेटिव अवेलेबल है क्या जी, नहीं है। वो सब्स्टिट्यूट को चाहिए तो आप लिख लीजिए अल्टरनेटिव, लिखिए वो सब्स्टिट्यूट को आपको लिखना है तो लिख लीजिए अल्टरनेटिव अवेलेबल है क्या कोई, बराबर है ना, कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। ऐसी मार्केट को कौन सी मार्केट बोलेंगे जी, कौन सी मार्केट बोलेंगे, मोनोपोली की मार्केट बोलेंगे। आगे बोला देखिए, according to H.L. Ahuja, monopoly is said to exist when one firm is the sole producer, when one firm करो, when one firm is the sole producer or seller of a product which has no close substitute। ये ऐसा मार्केट है जहां बेचने वाला एक ही है और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसको कौन सी मार्केट बोला जाएगा जी, दैट मार्केट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट, ठीक है। आगे क्या बोला देखिए, इन सिंपल वर्ड्स मोनोपोली मींस अलोन टू सेल। इन सिंपल वर्ड्स मोनोपोली मींस अलोन टू सेल, बोल तो बेचने वाला एक ही है। ऐसे मार्केट को कौन से मार्केट बोलेंगे जी, मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। देखिए बायर्स बहुत है बट बेचने वाला क्या है जी, एक ही है। इसके पहले मार्केट में हमने देखा था खरीदने वाले भी बहुत हैं
बेचने वाले भी बहुत है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बट ये मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है बट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है क्या? नहीं है। सेलर कौन सा है जी? एक ही अवेलेबल है, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और उसका सप्लाई पर पूरा कंट्रोल है। ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए आप, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। इसका मेमोनिक बनाया हुआ है देखिए, सेल सीएनबीसी एट टू प्राइसेस। ठीक है, पहला बोला हुआ है देखिए सिंगल सेलर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। मोनोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ बेचने वाला क्या है जी? एक ही है ना। जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसा कल आपको बोला था, इंडियन रेलवेज है, बेचने वाला एक ही बंदा है, वो सर्विस देने वाला एक ही है ना। आपको अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना है, ठीक है, और आपको कंफर्टेबल जर्नी करना है वाइबल प्राइस में, तो उसको सिंपल सा एक कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है जी अपने पास? रेलवेज अवेलेबल है। वैसे एरोप्लेन भी अवेलेबल है, बट नांदेड़ से आप अगर देखेंगे तो एरोप्लेन नहीं जाती दिल्ली, आपको यहाँ से कहीं और डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा, हैदराबाद से फिर वहां से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। जबकि आप यहाँ से अगर दिल्ली जाना चाहते हो तो फ्लाइट के टिकट भी ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है, नो डाउट टाइम कम लगेगा बट टिकट ज्यादा लगेंगे। जबकि ट्रेन में आप कंफर्टेबल जा सकते हो, तो उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो बेचने वाला एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सेलर है उसका। सो क्या बोला हुआ है देखिए, इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन as there is only one single producer or seller of the product, but the number of buyer is large, the seller faces no competition in the market। सेलर को कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, क्योंकि बेचने वाला वो अकेला है, उसको कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। सेकंड क्या बोला देखिए, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, द बायर हैव नो चॉइस, they have to either buy the product from the monopolist or go without it। या तो उससे खरीदना पड़ेगा या तो वो प्रोडक्ट के बिना आपको आपका काम करके लेना पड़ेगा। जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो रेलवे को कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आप रेलवे को बोले कि नहीं टिकट बहुत ज्यादा हो गए तो रेलवे बोलते मत लो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, या तो आप रेट में टिकट ले लो, ठीक है, या तो परेशान होते हुए फिर गाड़ियां बदलते हुए आपको जाने का ऑप्शन है, उसके सिवा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। आगे क्या बोला देखिए, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज ईदर जीरो और निगेटिव। अब सवाल खड़ा होता है, व्हाट मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तीन इलास्टिसिटी देखे थे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी? हाँ हाँ हाँ, बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक गुड्स के प्राइस के वजह से जब दूसरे गुड्स के डिमांड में असर हो रहा है तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। हमने फार्मूला देखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। देखे थे क्या जी हमने फार्मूला? मैं पूरे क्लास को ऊपर नीचे कराऊंगा, अगर एक्टिव नहीं हो गए तो अब पूरे क्लास को ऊपर से नीचे घुमाऊंगा। फटफट आंसर देने के, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? फिर क्रॉस इलास्टिसिटी बोले तो क्या बोला था कि एक गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो गए और उसके वजह से अगर डिमांड दूसरे की चेंज हो रही है तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। बोला था कि नहीं बोला था? यहां बोला हुआ है कि इट मे बी जीरो और इट मे बी निगेटिव। जीरो कब होगा? जब दो गुड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है। हमने क्रॉस इलास्टिसिटी तीन तरीके के देखे थे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखा था, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखा था और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कब होता है? जब दो गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है ना। मैंने आपको बोला था नमक और टूथपेस्ट, मैंने एग्जांपल भी दिया था, फनी सा एग्जांपल दिया था याद रहने के लिए। मैंने बोला था कि अगर नमक नहीं है तो अपन टूथपेस्ट में अगर नमक है बोल के टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं क्या जी? नहीं। मैंने विमल गुटखा का भी बोला था, दाने दाने में केसर का दम, बोला नहीं था क्या? याद नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है क्या? वो दो गुड्स का कोई लेना देना नहीं, तो उसमें कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं, एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो असर होने वाला है क्या जी? असर नहीं होने वाला या इफेक्ट नहीं होने वाला, ऐसा हमने बोला हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर फर्म एंड इंडस्ट्री है,
ये यहाँ पर फर्म एंड इंडस्ट्री है, आपको बताया था मैंने। देखिए मैंने यहाँ बोला था ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है, ये परफेक्ट कंपटीशन है, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर इंडस्ट्री बोले तो क्या बोला था, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स बोला था मैंने, ठीक है। एक तरीके जो काम करने वाले फर्म्स है उनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा जी, इट इज नोन एज इंडस्ट्री। और एक उसमें से एक इसको हमने क्या बोला था, फर्म बोला था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बेचने वाले बहुत ज्यादा है, तो उसमें से जितने बेचने वाले ज्यादा है वो सबको मिलकर हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। और उसमें से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे जी, फर्म बोलेंगे। बट मोनोपोली में प्रॉब्लम क्या है, मोनोपोली में बनाने वाला भी एक ही है और बेचने वाला एक ही है। अब रेलवेज वही बनाती है सर्विस को और वही बेचती है, ऐसा है क्या कि बनाने वाले बहुत है और बेचने वाले बहुत है, नहीं है। तो यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या होंगे जी, एक ही होंगे। समझ में आ रहा है क्या, बोले तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है फर्म और इंडस्ट्री में। बोल तो जो बना रहा है वही बेच रहा है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल सेलर। अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे तो इंडस्ट्री और फर्म होंगे, बट जब सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो उसको क्या बोला जाएगा जी, फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है। सो क्या बोला हुआ है देखिए आपके पास नीचे क्या बोला हुआ है, देखिए हाँ क्या बोला देखिए, देयर इज नो डिस्टिंक्शन between firm and industry under monopoly since there is only a single seller, the firm and industry are same। दोनों भी क्या है जी, एक ही है, क्योंकि एक ही बनाने वाला है और एक ही बेचने वाला है, बोलकर फर्म और इंडस्ट्री सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास, बैरियर टू एंट्री। अब ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए मोनो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। सेलर भी मार्केट में एंटर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और वो एग्जिट भी कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट मोनोपोली मार्केट में एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जो सेलर है वो क्या करता है जी, कोई ना कोई तरीके से बैरियर कर वो नए सेलर को मार्केट में आने से रोकता है। जैसा रेलवेज है, गवर्नमेंट किसी दूसरे को परमिशन देती है क्या जी, रेलवेज की नहीं, वो किसके पास सोल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास है, वो तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस डालकर रखे हुए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाले जाते हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो नंबर ऑफ सेलर्स हो जाएंगे और मोनोपोली कहाँ रहेंगे फिर। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकते हैं, देखिए कहीं कहीं नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस बोल तो क्या, कोई कोई एरियाज को या कोई कंट्रीज को या कोई रीजन को नेचर ने कुछ चीजें दी वाली वो दूसरे रीजन में नहीं मिलते हैं। जैसा ओपेक कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसा ये गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, ये जो है इनके पास नेचुरली मिनरल ऑयल अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल। अपन कितना भी खोदे तो अपने पास मिलते क्या जी, वो खोदो भी मत, मिलने वाला नहीं है वो। समझ में आ रहा है क्या, तो दे हैव नेचुरल, क्या बोलेंगे, उनके पास वो नेचुरल मोनोपोली है। कहीं कहीं वो लीगल वे से रोका जाता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट, बराबर है ना, इससे भी क्या किया जाता है जी, वो रोका जाता है वहां आने में, बीच में एंट्री करने में उनको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कहीं कहीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर से क्या लिए जाते हैं जी, रिस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री बैरियर्स होते हैं, ऐसा बोला हुआ है। सो क्या बोला देखिए, इन monopoly form of market there are restrictions or barriers of our new firms to enter the market. The seller has complete hold over the supply. Entry barriers such as natural, economic, technological or legal do not allow competitor to enter the market. Such provision protect the monopoly powers। कहीं कहीं वो नेचुरल है, मैंने आपको बताया, कहीं कहीं इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक बोले तो क्या है, कुछ कुछ फॉर्म इतने ह्यूज फंड्स उनके पास होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर उनके नजदीक जा सकते हैं क्या जी, पहुंच भी नहीं सकते, है ना। जैसा आप अगर देखेंगे तो अभी नांदेड़ में आप अगर देखेंगे तो डीमार्ट वन साइड मोनोपोली चला रहा है या नहीं चला रहा है, देखिए। हालांकि रिलायंस स्मार्ट वगैरह है, बट सबसे ज्यादा कस्टमर किसके पास जाते हैं जी, डीमार्ट के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। डीमार्ट के वैसा अगर कोई बड़ा और स्टोर आ गया, उतना ही डिस्काउंट दिया तो फिर ठीक है, उसको कंपटीशन रहेगा, बट अब भी तो कोई कंपटीशन है क्या, देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजिकल बोला, आप पेटेंट ले रहे हो। मैंने उस दिन मेरी वॉच बताई थी, टाइटन की एज वॉच बताई थी मैंने आपको, पेटेंट में। वॉच अगर बनाना है तो किसकी परमिशन लेना पड़ेगा जी, आपको टाटा की लेना पड़ेगा, और टाटा वो परमिशन देगा नहीं, तो उसने उसमें अपना क्या बना लिया है जी, मोनोपोली बना लिया वो एज वॉच में।
समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से क्या क्रिएट किए जाते हैं जी, एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, नए फर्म्स को एंटर करने से रोका जाता है जिससे कि मोनोपोली बनी रहे। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी, thus he has complete control over the market supply। उसका पूरा कंट्रोल होगा मार्केट सप्लाई पे। अगर उसको लगा कि रेट बढ़ाना है, अब मेरे को बताइए, अगर मोनोपोलिस्ट को लगा रहा है कि रेट बढ़ाना है तो वो सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा ना। डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुआ तो प्राइस बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? कैसा सर? ए देखो, मैंने बोला ये एसएस सप्लाई कर्व है, ये डीडी डिमांड कर्व है। एक प्राइस सेट हुई है मार्केट में, ये इक्विलिब्रियम प्राइस ये सेट हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, हम बोलते हैं ये ओपी प्राइस है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने डिमांड सेम रखा, मैंने सप्लाई क्या कर दिया जी, कम कर दिया। अब सप्लाई अगर कम करना है तो सप्लाई का राइट वर्ड जाएगा या लेफ्ट वर्ड जाएगा, पीछे सरकेगा या आगे जाएगा? पीछे सरकेगा ना, बैकवर्ड मूवमेंट होगा ना, लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो सप्लाई कर्व यहां पर आ गया। अगर सप्लाई कर्व यहां आ रहा है तो एक नई प्राइस यहां सेट हो रही है क्या? देखिए बोला, यहां नई प्राइस सेट हो गई क्या? बराबर है क्या मैं बोल रहा हूं? वो तो एक नई प्राइस कौन सी सेट हो गई? देखिए बोला P2 सेट हो गई क्या? P1 सेट हो गई क्या? ये प्राइस इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? देखिए मैंने क्या बोला पहले, मैंने बोला आपको एसएस और डीडीए सप्लाई, एसएस सप्लाई कर्व है, डीडी डिमांड कर्व है, तब ओपी प्राइस सेट हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिमांड उतनी है, हमने सप्लाई कम कर दिया, तो सप्लाई कम कर दिया तो एक नया कर्व बन गया एसएस1। अब देखिए ये यहाँ पर नई प्राइस सेट हो रही है क्या? जो प्राइस यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई है क्या? सप्लाई कम हो गया तो प्राइस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखिए बोला, तो अगर उसको लग रहा है कि मेरे को प्राइस बढ़ाना है तो वो क्या करेगा जी, सप्लाई कम कर देगा। और अगर उसको लगा कि प्राइस कम करना है तो सप्लाई क्या कर देगा जी, वो बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? आया ना? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ना नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखिए, प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर और बायर प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है? प्राइस टेकर है। मैंने पिछले मार्केट में बताया, दोनों भी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो लेते हैं, बट यहाँ प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा जी? मोनोपोली डिसाइड करेगा, मोनोपोली डिसाइड करेगा। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता, कोरोना के पहले रेलवे डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजन को जो 60 प्लस है उनको ट्रेन के टिकट में 50% डिस्काउंट देता था। सीनियर सिटीजन जो भी है, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, चाहे वो एसी 3 टियर हो, 2 टियर हो या फर्स्ट क्लास हो, सब में क्या होता था जी, उनको 50% डिस्काउंट मिलता था। कोरोना के बाद अब रेलवे डिपार्टमेंट ने वो सब बंद कर दिया, जिसको जाना है उसको पूरा टिकट देना पड़ता। अब आप अगर कितना भी चिल्ला लिए तो भी रेलवे डिपार्टमेंट सुन रहा है क्या जी? नहीं। रेलवे डिपार्टमेंट बोल रहा है अगर तुम्हारे को नहीं पुरता तो तुम ट्रैवल मत करो। तुम्हारे को अगर एसी 3 टियर में लग रहा है टिकट ज्यादा है तो आपके लिए स्लीपर क्लास अवेलेबल है। आपको लगता है 2 टियर का टिकट ज्यादा हो गया तो आपको 3 टियर अवेलेबल है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो रेलवे ने वो देना क्या कर दिया है जी, कंसेशन बंद कर दिया है। बोले तो वो प्राइस डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? सपोज रेलवे को लगा कि मेरे को फेयर बढ़ाना है तो रेलवे कभी भी फेयर बढ़ा सकता है। अब आज की बात है, मैंने अभी मेरे गुजरात के कुछ टिकट कैंसिल किए, बीच में का टूर का मेरे को इनोवा करके घूमना है तो मैंने कुछ टिकट कैंसिल किए।
वो रेलवे डिपार्टमेंट के वो रेलवे के खिड़की पे गया था, मैं टिकट कैंसिल कर रहा था, तो मेरे कुछ टिकट आधे आधे कट गए। मैं उनको बोला सर आधे आधे क्यों कट रहे हैं, जबकि मेरा टिकट कैंसिल होने के बाद जो वेटिंग में उसका इमीडिएट टिकट बन जाने वाला है, उसके तो आप पूरे पैसे ले रहे हो, तो आप मेरे आधे क्यों कट कर रहे हो, आप 20% कट करो, 10% कट करो। वो बोले सर वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय द रेलवेज। तो आप मेरे को बताओ, सपोज मेरा टिकट कैंसिल हो रहा है, तो जो वेटिंग में उसका टिकट क्लियर होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज 3 4 5, अभी मैंने आज 7 टिकट कैंसिल किए, 7 टिकट कैंसिल किए, तो वेटिंग नंबर 7 तक के पूरे टिकट क्लियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो तो रेलवे को तो पूरे पैसे मिल रहे ना उधर, तो रेलवे ने मेरे पैसे वापस करना है कि नहीं करना पूरे? बट रेलवे कर रहा है क्या? नहीं, रेलवे क्या बोलता, आपको 50% कट होकर मिलेंगे। अब अपन उसमें कुछ बोल सकते हैं क्या जी? नहीं बोल, तो वहां पर वो प्राइस मेकर है, दे कैन डिसाइड द प्राइस एज दे वांट। रेलवेज इसलिए गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा है क्योंकि लोगों को एक्सप्लॉइट ना हो। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे तो वो तो फिर कुछ के कुछ टिकट लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो मोनोपोलिस्ट क्या होते हैं जी? एज दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई, दे आर द प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है देखिए, द सेलर अंडर मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। There are no close substitute for the commodity. As the seller has complete control over the supply of commodity, he can charge any price for the commodity. वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, देन आगे क्या बोला हुआ है देखिए लास्ट में, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझाया था, क्या एग्जांपल दिया था बताइए बोला मेरे को? मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझाया था। कुछ तो भी गर्दन के एक्शन करके बताया था। यहाँ से ये था क्या जी? ये था क्या, याद आ रहा है क्या? मैंने सिनेमा टॉकीज का एग्जांपल दिया। मैंने बोला था से सपोज नांदेड़ में एक एग्जांपल लेते हैं कि पीवीआर अकेला टॉकीज है, अभी स्क्वायर नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी तो सब कच्चा टॉकीज अपने को मालूम, बराबर है? एक ही अच्छा टॉकीज है पीवीआर। अब 3 क्लास दिए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम। ठीक है, फर्क क्या है मैंने तीनों भी बताया था, बराबर? सिल्वर वाला ऐसा दिखता है, गोल्ड वाला ऐसा, प्लाटिनम वाला ऐसा, इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बट तीनों के भी प्राइस क्या किए जी हमने? अलग अलग चार्ज किए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर रेलवे क्यों एग्जांपल नहीं हो सकता? रेलवे नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे में जैसा जैसा क्लास बढ़ता वैसे वैसे फैसिलिटीज भी बढ़ते हैं। आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो, बराबर है ना, तो खिड़की खाली खुली है तो बाहर की पूरी हवा आपको है, बराबर है ना? भिखारी भी घूम रहे, फेरी वाले भी घूम रहे, सभी चालू रहता है ना, आओ जाओ घर तुम्हारा रहता हूँ। ठीक है, आप 3 टियर में तो आपको एसी है, कंफर्टेबल है, आपका बर्थ कंफर्म है, आप आपका बैठो, आपको एसी कंफर्टेबल है। आप 2 टियर में जा रहे हो तो ध्यान दीजिए 3 बर्थ के 2 बर्थ हो जाते हैं और बर्थ भी बड़े हो जाते हैं। स्लीपर क्लास में आप अगर देखेंगे, स्लीपर क्लास सिर्फ एसी में रहता, सिर्फ इतना से रहता, उसको एसी करे वाला रहता, बाकी का बर्थ विथ सब सेम रहते। बट आप अगर 2 टायर में जा रहे हो तो 2 टायर में 2 बर्थ हो जाते, 3 बर्थ नहीं रहते, और वो बर्थ सपोज इतने हैं तो बड़े हो जाते हैं, बर्थ भी बड़े हो जाते हैं। जो हट्टे कट्टे हैं, खाते पीते घर के हैं, बराबर है ना, उनके लिए वो 3 टायर बस नहीं होता, क्योंकि वो या तो इधर निकलते बाहर, उधर तो चिट्टे गिर जाते, इधर निकलते बाहर। समझ में आया? देखो तो निकलते नहीं गए बाहर, निकलते इधर बाहर। ठीक है, नरेंद्र इधर देख बेटा, इधर क्लास इधर चल रहा है, नीचे कुछ एक्टिविटी मत कर। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दीजिए।
तो 3 टायर में वो दिक्कत होती है, 2 टायर। और फर्स्ट क्लास में आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्लास में आपको क्या दिए जाते हैं जी, सेपरेट कंपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो 4 लोगों का सेपरेट कंपार्टमेंट होता है, उनको एमिनिटीज भी ज्यादा होते हैं। ध्यान दीजिए, आप उससे ऊपर के एक्सप्रेस में जाते हो, जैसा राजधानी है, दुरंतो है ना, तो ये एक्सप्रेसेस में आप देखेंगे तो वहां पर आपको फूड इंक्लूडेड होता है, उसमें फूड भी आता है, तो वहां पर एमिनिटी ज्यादा मिल रही है तो चार्ज ज्यादा किए जा रहे हैं। बट टॉकीज में क्या है, फर्क इतने का है ना, बाकी क्या है, सीट सेम है, सब सेम है, साउंड क्वालिटी सेम है, हवा सेम है एसी की, हीरो हीरोइन सेम है सामने, बराबर है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट टू डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोली में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है जी, पॉसिबल होता है। मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, वो ये देखता है कि किसको कितनी यूटिलिटी है, कहां पर डिमांड इलास्टिक है, कहां डिमांड इनइलास्टिक है। जहां डिमांड इनइलास्टिक है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। मैंने आपको बोला था प्लैटिनम क्लास में बैठने वाला, उसको टिकट बढ़ भी गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। बट सिल्वर क्लास के टिकट बढ़ाते हैं क्या ज्यादा, मैंने बोला था अगर 130 है तो 150 करेगा। बट अगर प्लैटिनम क्लास है, उसका अगर 200 रुपए टिकट है, उसको 280 करा क्या 300 करा क्या, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो ले लेता। बट अगर 130 का टिकट 200 करे तो वो लेता है क्या जी, नहीं। समझ में आ रहा है क्या। तो वो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके क्या करता है जी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ऐसा बोला हुआ है। सो देखिए क्या बोला, इट मीन्स, अंडरलाइन कीजिए, इट मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम कमोडिटी, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। आपको वन वर्ड वन फ्रेज वन टर्म में पूछा जाता है ना। कुछ बच्चों को वन टर्म वन फ्रेज वन ये लिखो बोले, आप लिखो बोलते उन्होंने टर्म फ्रेज ऐसा लिख के आ रहे। अभी अकाउंट के पेपर में वापस वैसा लिखे है ना। हाँ चलिए आगे क्या बोला हुआ है देखिए, हाँ लिखिए, देखिए ध्यान दो क्या बोला, देखिए मोनोपोलिस्ट being a price maker, he can charge different prices to different consumer for the same product on the basis of time and place. Thus price discrimination is an important feature of monopoly market. मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। मोनोपोलिस्ट क्या करता है, जहां उसको लगा कि सामने वाले के पास बहुत पैसा है, बराबर है, वो प्राइस क्या करेगा जी, हाई करेगा। और जहां उसको लगा कि प्राइस क्या है जी, ये सामने वाले का उतना पैसा नहीं है बट इसको अपना कस्टमर बनाया, उसको क्या करेगा जी, लो प्राइस चार्ज करेगा। और एक एग्जांपल देता, सपोज ना अपन एक एग्जांपल देते हैं कि कोई एक गांव में या कोई एक सिटी में एक आधा न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन को तो क्या, जो ब्रेन के सर्जरीज करते हैं, ठीक है, उसको बहुत हाथ है, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं हो सिटी में, ठीक है। अब एक आधा पेशेंट गया उसके पास, ध्यान दो, एक आधा पेशेंट उसके पास गया और उसने बोला साहब इसको बचा लो। उन्होंने बोले भाई इतने 5-1 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने बोला साहब कुछ भी करो, मेरे पास 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं है, बहुत गरीब है, तो हो सकता है उसका 2 लाख में ऑपरेशन कर दे। और एक आधा आया, वही टाइम पर दूसरा कस्टमर आया, उन्होंने बोला साहब कुछ भी करो, कितने भी पैसे लगने दो, बट इसको बचाओ। तो उसको 5 लाख क्यों, 10 लाख भी लेंगा कि नहीं लेंगा, बताइए बोला मेरे को। ये क्या है, दिस इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको ही क्या बोला जाता है जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रेलवे डिपार्टमेंट क्या करता है, आप अगर देखेंगे तो रेलवे डिपार्टमेंट हमारे एज को फुल टिकट लगाता है, अपने एज को फुल टिकट लगाता है, सीनियर सिटीजन को टिकट आधा कर देता है। अभी नहीं कर रहा है बट करता है, बराबर है। वही आप अगर देखेंगे तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास में जा रहा है, स्टूडेंट क्लास में जा रहा है तो उसकी कोई एग्जाम है, जैसे है ना, आप अगर देखेंगे ये नीट के एग्जाम, जेडब्ल्यू के एग्जाम, उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम, ये जो एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, अगर आप टिकट निकालते वक्त आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड जोड़ देते हो उसके साथ, तो आपको टिकट में कंसेशन मिलता है। आपको नहीं मालूम होगा तो बता दे रहा हूँ, आपको टिकट में कंसेशन मिलता है, गवर्नमेंट देती है कंसेशन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, सपोज वो एसीटी ईयर में जा रहा है, कोई मेरे को 1000 रुपए टिकट लगा है, तो सीनियर सिटीजन को 500 लगेगा। अब ये ऐसा स्टूडेंट कैटेगरी का है तो उसको 250 रुपए भी लग सकता है टिकट, 300 रुपए में भी गवर्नमेंट लेके जाएगी। वो तो सेम चीज है, वही सेम कैटेगरी है, बट अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। दिस इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये मोनोपोली का सबसे बड़ा फीचर है। क्या बोला देखिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजंस आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल रेट में रेलवे टिकट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ
मोनोपोली। कौन सा है? पहला कौन सा है पढ़िए, सिंगल सेलर। सेकंड कौन सा है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तीसरा कौन सा है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। चौथा कौन सा है? बैरियर्स टू एंट्री। पांचवा कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। देन छठा प्राइस मेकर। और सातवां कौन सा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। नाउ अब नीचे बोला हुआ है, देखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोनोपोली। लिखिए शॉर्ट नोट 4 मार्क्स। कब कब एग्जाम में पूछे वो लिखा हुआ है वहां पर। अब पहला बोला देखिए नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली किसको बोलेंगे, पूरा ध्यान इधर। नेचुरल मोनोपोली किसको बोलेंगे हम? जब नेचुरली कोई रीजन्स को या कोई एरिया को या कोई पर्सन को क्या मिल जाता है जी, वो गॉड गिफ्ट है, और दूसरे रीजन को वो नहीं मिल रहा है या दूसरे पर्सन को नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। मैंने जैसा भी आपको बोला, ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनको नेचुरली वो मोनोपोली है उनके पास। ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो लता मंगेशकर, नेचुरली उनके पास वो सिंगिंग का पावर था, अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी श्रेया घोषाल है, उसके पास उतनी अच्छी वॉइस है, समझ में आ रहा है क्या, सिंगिंग एबिलिटी है, तो ये उनकी क्या हो गई जी, दीज आर नोन एज नेचुरल मोनोपोली। ठीक है। क्या बोला देखिए, नेचुरल मोनोपोली अराइजेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द मोनोपोली पावर acquired due to natural advantage such as good location, control over natural resources, business reputation, huge investment, etc. For example, OPEC, oil producing and exporting countries, have acquired monopoly power in crude oil because of large quantity of natural resources available with them. है ना। आप अगर देखेंगे तो ऑयल के मेन ऑयल कहां कहां मिलता है? एक अमेरिका में मिलता है, बराबर है, दूसरा रशिया में मिलता है, और तीसरा कहां मिलता है जी, ये जो ओपेक कंट्रीज है वहां पर मिलता है। तो इनको नेचुरल मोनोपोली है उनके पास। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोला हुआ है देखिए आपके पास, दैट इज पब्लिक मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का और कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? सोचो थोड़ा सा, नेचुरल मोनोपोली का कोई एग्जांपल। बहुत इजी से एग्जांपल्स है, इंडिया में बहुत सारे इजी से एग्जांपल है। हाँ हाँ, क्या स्पाइसेस तो ठीक है, बट स्पाइसेस वैसे भी मिलते हैं मैक्सिमम, आप मिल रहे हैं, अब मोनोपोली नहीं रही, पहले था। मॉल्स, उसमें क्या मोनोपोली? तो बेचता क्या, किले बेचता क्या, कुछ भी फालतू एग्जांपल। देखिए बहुत सिंपल से है, कश्मीर के एप्पल में मोनोपोली है या नहीं है? आम की महाराष्ट्र की मोनोपोली है या नहीं है? अपने इतने फाइनेस्ट मैंगो पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं होते, कश्मीर के इतने फाइनेस्ट एप्पल इंडिया में कहीं पर भी नहीं होते क्या? अपने पास जो भी एप्पल आता कहां से आता? पूरा कश्मीर से आता है या नहीं आता है? बराबर है। और आप अगर देखेंगे तो अपने पास जो आम होते हैं, मैंगो होते हैं, जैसा ये पूरा कोकन का बेल्ट है, वहां का आम, वहां का मैंगो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। समझ में आ रहा है क्या? बोलने का मतलब क्या है, दीज आर द नेचुरल मोनोपोली, ये नेचर ने वो अवेलेबल करवा कर दिया हुआ है। ठीक है। देन सेकंड बोला देखिए पब्लिक मोनोपोली, पूरा ध्यान इधर। पब्लिक मोनोपोली किसको बोलेंगे? जब गवर्नमेंट के पास मोनोपोली पावर है, ठीक है ना, और वो इन जनरल पब्लिक का है, तो उसको कौन सा मोनोपोली बोलेंगे जी? पब्लिक मोनोपोली बोलेंगे। व्हेन गवर्नमेंट मैनेजेस, ओन एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड पब्लिक मोनोपोली। इट इज वेलफेयर एंड सर्विस ओरिएंटेड, हेंस इट इज कॉल्ड एज वेलफेयर मोनोपोली। इसको पब्लिक मोनोपोली को वेलफेयर मोनोपोली भी बोला जाता है, अंडरलाइन करके लो, मैच द पेयर्स में पूछा जा सकता है। पब्लिक मोनोपोली को वेलफेयर मोनोपोली भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कौन सा है जी? इंडियन रेलवेज है,
ये किसके पास है जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ने ये क्या किया है? खुद के पास रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे, बोल के गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा है। देन आगे बोला देखिए प्राइवेट मोनोपोली, व्हेन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज, ओन एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। द मेन मोटो ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप। अब रिलायंस ग्रुप की मोनोपोली जियो में, जियो जब लॉन्च किया था, आज भी आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों के पास जियो के कनेक्शन है। वो जहां ड्यूल सिम है वहां एक जियो का कार्ड पक्का है या नहीं है? देख लो आप, मैक्सिमम लोगों के पास है। उसी तरीके से आप यहाँ पर और एक लिख सकते हो, लिखिए लिखो टाइटन एज वॉच ऑफ टाटा। टाटा के वो मोनोपोली है, ठीक है ना? वो आगे टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली में भी एग्जाम्पल बैठता है। आगे बोला है देखिए लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली arises due to legal protection given to the producer. Legal provisions like patent, trademark, copyrights, etc. give rise to the legal monopoly. आपने कॉपीराइट ले लिया है, आपने कोई बुक पब्लिश करी है, आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये नवनीत, ये जो है ये बाल भारती का पेटेंट है, सॉरी कॉपीराइट बुक है, इस पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑल राइट रिजर्व। यहाँ पर सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, सी बोलकर लिखा हुआ है, ये कॉपीराइट है। अब जितने भी टारगेट हो, नवनीत हो, या जितने भी गाइड बनाने वाले कंपनीज है, वो सबको अगर इसमें का कोई भी कंटेंट लेना है तो उनको किसके परमिशन लगेंगे जी? बाल भारती की परमिशन लगेंगे, उसके सिवा वो कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये क्या हो गया जी? ये लीगल मोनोपोली का एग्जांपल हो गया, ठीक है? आगे क्या बोला देखिए, द लॉ प्रिवेंट द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉम्पिटिटर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, गलत हो गया, ये कट कर दो, identical products or to intimate the design, shape or form of the product. For example पार्ले जी का आप अगर पूरा देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है ट्रेडमार्क बोलकर लिखा है, ऐसा लिखा हुआ होता है, ये टीएम लिखकर इसको ऐसा राउंड किया हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। थम्स अप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप कॉपी नहीं कर सकते। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है उन्होंने अपने मार्क्स को क्या कर लिया है जी? रजिस्टर्ड। नहीं तो कोई भी थम्स अप की बोतल बनेगा कर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे आप कॉपी कर सकते हो क्या? अगर आपने उसकी कॉपी की है तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर काफी बड़े क्या हो जाते हैं जी? लीगल केसेस हो जाते हैं। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है। ये जो भी है ना ट्रेडमार्क और पेटेंट्स वगैरह, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है, और अगर आपने उसकी कॉपी की तो फिर आप पे केस हो सकते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट क्या बोला देखिए, सिंपल मोनोपोली। अंडर सिंपल मोनोपोली देयर आर नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कंज्यूमर, द फर्म चार्जेस यूनिफॉर्म प्राइसेस फ्रॉम ऑल इट्स कस्टमर। सिंपल मोनोपोली किसको बोला जाएगा? सेम प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर, उसको सिंपल मोनोपोली बोलेंगे। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली किसको बोलेंगे? डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम प्रोडक्ट, उसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोलेंगे। क्या बोला देखिए, अंडर दिस type of monopoly, a firm charge different prices from different customers for the same product or services. For example, a lawyer may charge different fees to the people. लॉयर क्या कर सकता है? बहुत बड़ा वकील है एखादा, सपोज उज्ज्वल निकम है, बराबर है, कपिल सिब्बल जैसे वकील है जो सेकंड के पैसे लेते हैं, अगर वो ये कर रहे हैं तो आपको प्लीड कर रहे हैं तो ऐसे वकील क्या कर सकते हैं? अगर उनको लगा तो किससे बहुत ज्यादा फीस ले सकते हैं, किसी से फीस क्या कर सकते हैं जी? कम भी ले सकते हैं। मैंने जैसा डॉक्टर का एग्जांपल दिया था आपको। देन लास्ट में बोला हुआ है देखिए आपके पास
दैट इज वॉलेंटरी मोनोपोली। अब वॉलेंटरी मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। बहुत बार क्या करते हैं, 2 या 3 जनों ही है मार्केट में, सपोज, पूरा ध्यान इधर, अब उनमें कंपटीशन लगा है, तो वो एक डिसाइड कर सकते हैं यार कंपटीशन में सबसे फायदा किसका हो रहा, कस्टमर का हो रहा, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, एक के पास जाता उससे रेट लेता, दूसरे के पास जाता उसको बोलता देखो वो रेट दे रहा, फिर उसके रेट कम करवा के लेता, फिर उससे रेट कम हुआ कि इसके पास जाता, देखो वो रेट दे रहा। तो इसमें मजाक कौन करता जी, कस्टमर करता, और सफर कौन होते, वो दोनों बिजनेसमैन सफर होते। तो ऐसे टाइम पर ये लोग क्या करते, ये बिजनेसमैन 2-3 जनों ही है सपोज, वो क्या करते, एक जगह बैठते और वो एक डिसाइड करते कि ये रेट के नीचे कोई नहीं बेचेगा, है ना। जैसा बीच में क्या हुआ, नांदेड़ में ये जितने भी जेरोक्स के दुकान वाले हैं, ये जेरोक्स की दुकान वालों की एक यूनियन है, तो वो यूनियन वालों ने एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग में ये डिसाइड करे कि कोई भी सिंगल पेज अगर कोई जेरोक्स मार रहा है तो उसको 1 रुपए के नीचे नहीं देगा, सॉरी 2 रुपए के नीचे नहीं देगा, और अगर से सपोज वो बल्क में क्वांटिटी में प्रिंट कर रहा है तो 1 रुपए के नीचे कोई नहीं देगा। वो महीना 2 महीना तक चला उनका नाटक, महीने 2 महीने तक आप कोई भी जेरोक्स दुकान पे गए तो 2 रुपए के नीचे जेरोक्स दे ही नहीं रहे थे वो लोग। बट बाद में फिर उनके यूनियन में कुछ तो भी झगड़े हो गए और बाद में फिर वो 50 पैसे पे आ गए। बोलने का मतलब क्या है, जब ऐसे सेलर्स एक जगह आ जा रहे हैं एंड दे डिसाइडेड यूनानिमसली कि हम एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ऐसी मोनोपोली को कौन सी मोनोपोली बोला जाएगा जी, नेचुरल मोनोपोली। इसके टाइप है सिंडिकेट, कार्टेल्स, बराबर है, यूनियन, ये उसके टाइप है। क्या बोला देखिए, when number of big companies acquire monopoly through voluntary agreement, business firms join together through trust, cartel, syndicate, voluntary monopoly arises. It is also known as joint monopolies. Mergers and amalgamations may lead to the monopoly, for example oil producing and exporting countries. इन ये पहले कंट्रीज अलग अलग थे, ये एज कंट्रीज में क्या होना चालू हो गई जी, फाइट होना स्टार्ट हो गए। एक कंट्री ज्यादा रेट से दे रही तो दूसरी कंट्री सस्ते से दे रही, फिर वो सस्ते से दे रही तो और एक कंट्री सस्ते से दे रही है। तो फिर इन्होंने एक यूनियन बनाया ओपेक और डिसाइड किया कि अब जो भी ये सब कंट्रीज मिलकर 7 या 8 कंट्रीज है, और सभी कंट्रीज एक ही रेट पर क्या करेंगे, अपना पेट्रोल या डीजल बेचेंगे, क्रूड ऑयल बेचेंगे, कोई भी रेट नीचे ऊपर नहीं करेगा। ऐसी मोनोपोली को कौन सी मोनोपोली बोला जाएगा, वॉलेंटरी मोनोपोली बोला जाएगा, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, जैसा भी एक एग्जांपल देता, 2 बिस्किट है इंडिया के, दोनों में फाइट है, कौन से 2 ब्रांड है, पार्ले जी, ब्रिटानिया, 2 चैनल। और कौन से बिस्किट हो, प्रिया नहीं चलते होते मार्केट में, चलते ये 2 बिस्किट मेजर, ये 2 बिस्किट चलते हैं। अगर से सपोज ये दोनों ने डिसाइड कर दिए कि अपन दोनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, इंडिया बिस्किट लिमिटेड, बराबर है ना, और अब अपन ने रेट इसके नीचे बेचने का नहीं, तो कस्टमर को लेना पड़ेगा कि नहीं चुपचाप, समझ में आ रहा है क्या। ऐसे मोनोपोली को कौन सा मोनोपोली बोला जाएगा जी, वॉलेंटरी मोनोपोली बोला जाएगा। इसमें एक वर्ड आया अमलगमेशन, अमलगमेशन बोल तो जब 2 कंपनीज एक साथ आ जा रहे हैं, इसको बोला जाएगा अमलगमेशन। और मर्जर बोल तो एक कंपनी में दूसरी कंपनी मर्ज हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये अमलगमेशन और मर्जर में फर्क क्या है, अमलगमेशन में दोनों कंपनी डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बनती है, मर्जर बोल तो क्या, एक कंपनी एग्जिट करती है, दूसरी कंपनी उसमें मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज अमलगमेशन एंड मर्जर। ये हो गया अपना, बाकी का देखेंगे अपन।